हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। हिंदी नाइट वॉकर पे आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, आज की हमारी स्टोरीज का टॉपिक मिसिंग 411 है। ये बहुत ही यूनिक और पॉपुलर टॉपिक है। मिसिंग 411 डेविड पोलाइडस की एक किताब है जो अमेरिका के नेशनल पार्क में रहस्यमयी ढंग से गायब हुए लोगों के बारे में लिखी गई है। अमेरिका के नेशनल पार्क का एक बड़ा हिस्सा जंगली पेड़ों, पहाड़ों और चट्टानों से भरा हुआ है, जहां पर किसी का भी आसानी से खो जाना पॉसिबल है। पिछले 100 सालों में हाइकर्स के गायब होने के हजारों केसेस हैं। गायब होने वालों में छोटे बच्चे और कुछ ऐसे हाइकर्स जिन्हें हाइकिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे भी लोग गायब हुए हैं जो हाइकिंग और जंगली चीजों के जानकार थे, पर उनका रहस्यमयी तरीकों से खो जाना बड़े बड़े एक्सपर्ट को भी उलझाने के लिए काफी है। एक्सपर्ट का कहना है कि लोगों का गायब होना या तो उनके रास्ता भटकने की वजह से है या कुछ अननेचुरल चीजों ने उन्हें गायब कर दिया है। डेविड पोलाइडस ने उन्हीं मिसिंग लोगों की छानबीन अपने ढंग से की, जिनमें कुछ का पता चल पाया और कुछ यूं ही एक राज बनकर उन जंगलों में छुपे हुए हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। डेविड पोलाइडस की बातों को जानने के बाद ऐसा लगता है कि जंगल की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसे लोग अभी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं और ना ही कर पाएंगे, इसलिए कि जंगलों की दुनिया कोई छोटी मोटी दुनिया नहीं है जिसे आसानी से समझ लिया जाए। तो व्यूअर्स, आज की हमारी कहानियां इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हैं और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएंगी। और व्यूअर्स, कहानियां सुनने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर ऐसे ही कहानियां लाता रहूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। हमारी पहली कहानी एक ऐसे कपल की है जो नॉर्दर्न एरिजोना में हनीमून के लिए गए थे, जिनमें से एक का नाम बेसी और दूसरे का नाम ग्लेन हाइट था। ये दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए एरिजोना की घाटियों में गए हुए थे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नया फील करना चाहते हैं। बेसी और ग्लेन हाइट उन्हीं में से एक थे। ये दोनों 1928 में कोलोराडो की नदी में बोट के साथ सफर कर रहे थे और इन लोगों ने उसी बोट के साथ ये प्लान किया कि वो लोग बड़ी और बीहड़ घाटियों के बीच से सफर करेंगे। बेसी इन नदियों में बोट चलाने में बिल्कुल नई थी, लेकिन ग्लेन हाइट बहुत पुराना और तजुर्बेकार था। वो बहुत सी नदियों में बोट के साथ रेस कर चुका था। ये दोनों बोट के साथ रेस कर रहे थे, पर ये दोनों कपल ऐसे गायब हुए जैसे किसी ने उन्हें बीच नदियों से ऊपर उठा लिया हो। ये कपल अपने रहस्यमयी ढंग से गायब होने से एक वीक पहले कुछ बोटर्स के पास से गुजरे थे। उन बोटर्स ने बताया कि दोनों में शर्त लगी थी कि अगर वो रेस को जीत गए तो वो एक न्यू ट्रिप पर जाएंगे। लेकिन बेसी इससे खुश नहीं थी, वो वापस पलटना चाहती थी। ग्लेन हाइड उसे आगे ले जाना चाहता था। बोटर्स का कहना था कि ये दोनों में कुछ पैसों की शर्त लगी थी, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहे थे। पर उन बोटर्स के बाद ग्लेन हाइड और बेसी को किसी ने नहीं देखा। 1 महीने बाद उनकी बोट बिल्कुल सही सलामत मिल गई। उस बोट से कोई छेड़खानी नहीं की गई थी। सारा सामान बोट पर था, पर इन दोनों का दूर दूर तक कहीं भी कोई पता नहीं था। लोगों ने अपने अपने हिसाब से अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि शायद वो नदी में डूबकर बह गए हों, पर वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया होगा। और कुछ का ये कहना था कि वो लोग बोट से उतरकर इन जंगलों में हाइकिंग पर चले गए होंगे, जहां पर जंगली जानवरों के शिकार बन गए। बातें तो बहुत सी थीं, पर किसी को उनके गायब होने का सही कारण पता नहीं चल पाया और वो केस मिस्ट्री बनकर रह गया। दूसरा केस एक 4 साल के बच्चे अल्फर्ड का है, जिसके केस को ये कहकर क्लोज कर दिया गया कि वो डूबकर मर गया है। ये घटना कोलोराडो के रॉकी माउंटेन पार्क में घटी थी। उसके डूबने की घटना एक पहेली बनी हुई थी। अल्फर्ड अपनी फैमिली के साथ 4 जुलाई को सप्ताह के आखिरी दिनों में पार्क में कैंपिंग कर रहा था।
जहां से वो पहाड़ों और झरनों के बीच कहीं गायब हो गया। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने डैड के साथ नदी में नहाने के लिए गया हुआ था। वो वहीं पर नहा रहा था कि अचानक उसके दिमाग में आया कि वो ऊपर जाकर अपने फैमिली फ्रेंड्स जो 100 या 150 मीटर की ऊंचाई पर थे उन्हें ज्वाइन करे। ऊपर जाने के लिए रास्ते बने हुए थे। वो उन्हीं रास्तों से वहां से उन्हें ज्वाइन करने के लिए ऊपर की तरफ चला गया। उसके गायब होने की खबर उन सबको उस वक्त हुई जब वो लोग नहाकर वापस कैंप में आए, पर अल्फ्रेड उनके साथ नहीं था। तब उन्हें लगा कि वो कहीं खो गया है और तुरंत ही उसको ढूंढने के लिए टीम सक्रिय हो गई। उस टीम में 100 से ज्यादा लोग थे जो अल्फ्रेड को ढूंढ रहे थे। उसमें सिविलियंस भी शामिल थे, लेकिन उनके सर्च का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। उस बच्चे का कोई भी निशान तक वहां नहीं मिला जहां से वो गायब हुआ था। उसके गायब होने के कुछ दिन बाद एक कपल जो कि हाइकिंग कर रहे थे, उन्होंने एक बच्चे को देखा जो डेविल नेस्ट नामी जगह पर बैठा हुआ दिखाई दिया, जो बिल्कुल ही अल्फ्रेड की तरह था। जो निशानियां उसके बारे में बताई गई थी, सब कुछ उस बच्चे में पाई जाती थी। उन्होंने ऑफिसर्स को कॉल किया और उन्हें सारी बातें बताई, लेकिन ये जगह जहां से अल्फ्रेड गायब हुआ था वहां से 9.5 किलोमीटर दूर थी। लेकिन जब टीम उसे लेने के लिए वहां पहुंची, तब तक वो बच्चा वहां से जा चुका था। ये सर्च 10 दिनों तक चली और इस ऑपरेशन में 150 लोग के करीब थे, जो आखिरी समय तक 1 डजन तक सीमित रह गए। जब रेंजर्स थक गए तो उन्होंने इसे डूबा हुआ घोषित करके फाइल क्लोज कर दी। तीसरी कहानी एक 8 साल की लड़की कैथरीन की है, जो डेविल्स डेन स्टेट पार्क नेशनल फॉरेस्ट के करीब गायब हो गई, जहां पर वो और उसकी पूरी फैमिली कैंपिंग कर रहे थे। शायद वो वापसी का रास्ता नहीं ढूंढ पाई। वो अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी और फिर वहीं से अचानक वो कहीं भटक गई और गायब हो गई और फिर नहीं मिली। 6 दिन की सर्च के बाद जब वो सर्च टीम को मिली तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे उसके साथ कुछ भी ना हुआ हो। आर्कांसस यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट पोर्टर चैडविक, जो उस सर्च टीम का हिस्सा था जिसने कैथरीन को पाया था, उसने प्रेस वालों को बताया कि जब उसने कैथरीन को पाया तो वो एक केव में थी और वहां से बाहर निकली और सिर्फ उसने इतना कहा कि मैं यहां हूं और ठीक हूं। वो बेरी खाकर जिंदा थी और रातों को उसी केव में गुजारती थी। कैथरीन की किस्मत अच्छी थी जो वो हमें मिल गई, वरना उस एरिया में बहुत से हाइकर्स गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। ग्रीन माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट के पास एक एरिया है। जो लोग पैरानॉर्मल चीजों पर विश्वास करते हैं, वो लोग उस एरिया को बेनिंगटन ट्रायंगल कहते हैं। इस जगह का ये नाम इसलिए पड़ा चूंकि 1945 से 1950 के बीच यहां पर बहुत से लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। इन 5 सालों में कुछ ज्यादा ही लोग गायब हुए थे, इसलिए इन ईयर्स पर लोगों का ज्यादा फोकस था। वैसे लोगों के गायब होने के केसेस और भी आए, पर इन 5 सालों में जितने केसेस आए उनके हिसाब से ये बहुत कम थे। पाउला वेल्डन ये दूसरी गायब होने वाली एक महिला थी जो इस पीरियड में ग्रीन माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट के उस एरिया में गायब हुई थी। वेल्डन 18 साल की थी, जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, जो 1946 में एक लॉन्ग ट्रेल पर निकली थी। लेकिन उसने जो कपड़े पहने थे उससे साफ लगता था कि ये लॉन्ग हाइकिंग के कपड़े नहीं थे। उसके कपड़ों से ये लगता था कि वो अंधेरा होने तक वापस आने का प्लान बनाकर निकली है। जब वो निकल रही थी तो कई लोगों ने उसे जाते हुए देखा था। जब अंधेरा छा गया और वो वापस नहीं पलटी तो उसके रूममेट ने स्कूल को बताया कि वो अभी तक वापस नहीं आई और फिर उसको ढूंढा जाने लगा। सारे क्लास की छुट्टियां कर दी गई ताकि और भी स्टूडेंट साथ मिलकर उसे ढूंढ सकें। शुरू में तो लोग बस यूं ही उसे बिना किसी प्लान के ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर वेल्डन के डैड ने 2 स्टेट से घिरे हुए उस एरिया की पुलिस से मदद ली, लेकिन ये सर्च भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई और बस लोगों के पास उसके गायब होने की अलग अलग थ्योरीज थी कि उसके साथ क्या हुआ होगा। कुछ कहते थे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी,
कुछ कहते थे कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा। वहीं पर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि उसने कहीं सुसाइड तो नहीं कर लिया। पर यह सब सिर्फ लोगों के अपने ख्यालात थे। उसकी बॉडी किसी को नहीं मिली थी, जिससे यह गेस किया जाता कि उसके साथ क्या हुआ होगा, इसलिए कि उसकी मिसिंग एक पहेली बनी हुई थी। एक अफवाह यह भी थी कि वो ट्रेल जिस जगह से वेल्डन गई थी, वो ट्रेल एक क्रिएचर का घर है, जिसे बेनिंगटन मॉन्स्टर कहा जाता है। क्या उस क्रिएचर का इस गायब हुए लोगों से कोई लिंक हो सकता है, या फिर सिर्फ ये एक अफवाह है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली कहानी एक 6 साल के बच्चे डेनिस मार्टिन की है, जो एक कैंपिंग ट्रिप पर था। ये कैंपिंग नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के टेनेसी के करीब हो रही थी और ये 1969 की गर्मियों का मौसम था। मार्टिन और उसके भाई ने एक प्लान बनाया कि वो और उसका भाई मिलकर बड़े लोगों पर प्रैंक करेंगे। उनका प्लान यह था कि वो अलग अलग झाड़ियों के पीछे छुपकर अचानक से बाहर निकलेंगे और बड़े लोगों को डराएंगे। ये एक नॉर्मल गेम था जो कुछ चौंका देने वाला और हंसी मजाक के साथ खत्म होना चाहिए था। पर उन लोगों की खुशी उस वक्त मध्यम पड़ गई जब झाड़ियों के पीछे से मार्टिन नहीं निकला और वो वहीं से गायब हो गया। पूरी फैमिली और पार्क रेंजर्स और दूसरे कैंपर्स और हाइकर्स मिलकर मार्टिन को ढूंढने के लिए तुरंत ही फैल गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसी शाम को बहुत तेज बारिश होने लगी, जो कि एक बुरी खबर थी। इस बारिश में उस छोटे बच्चे को ढूंढना मुश्किल था। मार्टिन की खोज नेशनल पार्क सर्विस की हिस्ट्री की सबसे बड़ी खोज बन गई। सर्च करने वालों में एक पार्क रेंजर ड्वाइट मैककार्टर था। उसने सैकड़ों गायब हुए लोगों को सक्सेसफुली ढूंढ निकाला था, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। मैककार्टर एक तजुर्बेकार ट्रैकर था, पर वो मार्टिन के किसी भी निशान को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था कि मार्टिन ने कोई भी निशान नहीं छोड़ा हो जिससे उसे ट्रैक किया जा सके। एक लीड ऐसी मिली थी जिसको सर्चर्स ने फॉलो नहीं किया। उसी शाम को जिस दिन मार्टिन गायब हुआ था, एक फैमिली ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक चीख की आवाज सुनी है और फिर उन्होंने एक बियर मैन को देखा जो अपने कंधे पर कुछ लादे हुए भाग रहा था। वो छोटा बच्चा हो सकता था, पर सर्चर्स ने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद वो उसकी बातों को सीरियस नहीं ले रहे थे और सर्चर्स इतने ज्यादा थे कि अगर कोई और भी लीड होती तो शायद उनके पैरों तले दबकर मिट गई थी। जिसके बाद मार्टिन फिर हमें नहीं मिल सका और उन जंगलों के अंधेरों में कहीं खो गया। एक 2 साल की बच्ची जिसका नाम बेवर्ली एन ब्रैडली था, वो 1953 में 20 मई को मिशिगन में कहीं गायब हो गई। फिर वो सर्चर्स को जिंदा मिल गई, लेकिन अपने घर से 1 मील की दूरी पर पाई गई। डेविड पोलाइडस कहते हैं कि पहले दिन सर्चर्स को कुछ भी नहीं मिला। वो लोग भी हैरान थे। 2 दिन बीत जाने के बाद कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर ने उसे ढूंढ लिया। वो एक ऐसे रोड पर नंगी पाई गई जो यूज नहीं होता था। वो रोड के बीच में नंगी पाई गई। उसके कपड़े बगल में ही पड़े हुए दिखाई दिए। उसके जूते बिल्कुल साफ थे और कपड़े सूखे हुए। उसके गायब होने से पहले ही बारिश लगातार हो रही थी, पर हैरानी की बात यह थी कि उसके कपड़े बिल्कुल भी भीगे नहीं थे। जो डॉग्स उसे ढूंढ रहे थे उन्हें उसका सेंट भी नहीं मिल रहा था। शेरिफ का कहना था कि जरूर उसे किडनैप किया गया होगा, पर डेविड पोलाइडस कहते हैं कि मुझे लगता है कि शेरिफ सही है, पर मैं नहीं। जब उस बच्ची की मां से पूछा गया तो वो कहती है उसे एक कार में ले जाते हुए मैंने देखा, लेकिन उस कार का ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। वो बच्ची जिंदा तो मिल गई, लेकिन उसे गायब होने का रहस्य नहीं पता चल सका। रॉबर्ट नाम का एक 16 साल का लड़का जो कि शिकारी था, वो 1948 में मिशिगन में गायब हो गया और उसे फिर दोबारा नहीं देखा गया। वो हिरणों का शिकारी था। जब वो शिकार पर निकला था तो उस समय मौसम बहुत खराब था और वो बर्फीले तूफान में वो कहीं फंस गया। सर्चर्स को लगा कि इतने तेज तूफान में उसका बच पाना पॉसिबल नहीं है। डेविड पोलाइडस कहते हैं कि जब तलाश शुरू हुई
तो बारिश और तूफान अपनी उसी रफ्तार से जारी था। उसके गायब होने के हर एक पॉइंट को अच्छे से देखा जा रहा था। उसके कुछ निशान पानी से भरे दलदल वाले इलाके में दिखाई दिए, जिससे सर्चर्स को लगा कि वो इन इलाकों में शिकार कर रहा था। उस खराब मौसम में भी उसकी तलाश जारी रही। खोजी कुत्तों को भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर वो हमें कभी नहीं मिला। उसे हफ्तों तक तलाश किया गया, जिसमें 1000 लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन एक न्यूज में यह कहा गया कि उसको ढूंढने वालों की गिनती हजारों में नहीं थी, बल्कि सिर्फ 50 आदमी उसे ढूंढ रहे थे। पोलाइडस इस केस में कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाए जो इस केस की गुत्थियों को सुलझाने में मदद कर सकता हो। जहां पर वो गायब हुआ था, उस पूरे एरिया को तूफान ने तबाह कर दिया था। तो उसकी मौत की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती थी, इसलिए कि ऐसे तूफान में किसी का बच पाना बिल्कुल भी समझ से बाहर था। एक बात पर ध्यान दिया जा सकता था कि उसी साल उस एरिया में 10 शिकारियों को गोली मारी गई थी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। तो कुछ लोगों का यह भी अंदाजा था कि हो सकता है कि किसी ने उसे भी कत्ल कर दिया हो। पर वजह चाहे जो भी हो, रॉबर्ट न किसी को मिल सका, न ही उसका कोई सुराग हाथ लगा। उसका केस ये कहकर बंद कर दिया गया कि इस बर्फीले तूफान में उसका बच पाना मुश्किल है और वो इस तूफान में कहीं दब चुका है, इसलिए उसकी तलाश रोक दी गई। 1950 में जैकी नाम का एक 2.5 साल का लड़का, जिसने एक क्रिएचर को देखा और फिर वो गायब हो गया, जो बाद में एक दलदल में पाया गया। 2.5 साल का यह लड़का मई के महीने में पेंसिल्वेनिया के एक ऑयल प्रॉपर्टी पर फैमिली पिकनिक के बीच गायब हो गया। जैकी के फादर ऑयल कंपनी में काम करते थे। उनकी पूरी फैमिली उन्हीं के पास पिकनिक पर आई हुई थी। जैकी अपनी 4 बहनों का अकेला भाई था और फिर वो वहीं से गायब हो गया। उसकी पूरी फैमिली ने कई घंटों तक मिलकर उसे बहुत ढूंढा। जब सब थक कर मायूस हो गए तो उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसकी तलाश में सैकड़ों लोग लग गए। जिस दिन वो गायब हुआ था, उस दिन उसका कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। लेकिन अगले दिन सुबह ही में उसे जिंदा पाया गया, जो 17 घंटे से लापता था। डेविड पोलाइडस ने इस केस में छानबीन और पूछताछ की, जिसका बाद में खुलासा किया गया। डेविड कहते हैं कि उस बच्चे ने एक पेड़ के पीछे से किसी क्रिएचर को देखा, जो उसे लगातार देख रहा था, जिसका पीछा करते हुए वो बच्चा निकल गया। उसने बताया कि उसे कुछ और याद नहीं है, बस उसने किसी दानव की धड़कते हुए दिल की आवाज सुनी थी और फिर वो दलदल में पाया गया। इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी चीज थी जो उसे अपने साथ ले जा सकती थी। जिस क्रिएचर के बारे में वो बता रहा था, वो क्या था, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियां और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएंगी। धन्यवाद।